CFX, कावा, मेंता और इन 3 कॉइन्स को लेकर आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो इस वीडियो में इन सभी कॉइन्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं कॉन्फ्लक्स कॉइन से। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन्स की लगातार इवॉल्व हो रही दुनिया में स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल अब भी वहीं का वहीं है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में इस प्रॉब्लम का जिक्र किया। यह प्रॉब्लम काफी बड़ा है। कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म स्केलेबल होता है तो उसमें सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन रह जाता है, और अगर प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज्ड बनाया जाए तो सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी रह जाती है, और ये प्लेटफॉर्म्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में भी प्रॉब्लम बनते हैं। बट अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो इन तीनों प्रॉब्लम्स के बीच के गैप को फिल करता हुआ नजर आ रहा है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉन्फ्लक्स नेटवर्क। क्या है कॉन्फ्लक्स नेटवर्क, ये कैसे काम करता है और कैसे ये स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी के ट्राइलेमा को सोल्व करेगा, इन सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कॉन्फ्लक्स नेटवर्क। कॉन्फ्लक्स नेटवर्क कैसे काम करता है ये जानने के पहले आपको इसके बारे में कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। दोस्तों, कॉन्फ्लक्स लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि डैप्स और ई कॉमर्स ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो कॉन्फ्लक्स काफी कुछ करता है, लेकिन इसका कोर फोकस स्केलेबिलिटी को टैकल करने पर होता है। वी ऑल नो इथेरियम जैसे पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आज के टाइम में जब नेटवर्क स्पीड ही सब कुछ है, इथेरियम पर एक ट्रांजैक्शंस में काफी समय जो है वो लग जाता है, लेकिन कॉन्फ्लक्स इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। इसके पीछे है इसका यूनिक ट्री ग्राफ कंसेशन मैकेनिज्म। इस कंसेशन मैकेनिज्म की हेल्प से एक साथ सभी ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं, जिससे स्पीड भी बढ़ती है और थ्रूपुट भी। की फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लक्स नेटवर्क। की फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। कॉन्फ्लक्स के यूनिक कंसेशन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ट्री ग्राफ कंसेशन मैकेनिज्म। कॉन्फ्लक्स का कंसेशन मैकेनिज्म ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन से थोड़ा हटके है। कॉन्फ्लक्स जो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है उसमें ट्रांजैक्शन पैरेलल ब्रांचेस में किए जाते हैं, एक के बाद एक नहीं। इस वजह से नेटवर्क में ट्रांजैक्शन स्पीड भी बढ़ती है और स्केलेबिलिटी भी। नंबर 2, हाइब्रिड POW POS। ज्यादातर नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसे हम शॉर्ट में POW और POS भी कहते हैं, कंसेशन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि इथेरियम पहले POW का यूज करता था, अब रिसेंटली ये POS में शिफ्ट हो गया है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अपने अपने फायदे और नुकसान है, इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स इन्हें यूज करते हैं उनके एडवांटेजेस भी लिमिटेड ही हैं। लेकिन कॉन्फ्लक्स इन दोनों का ही इस्तेमाल करता है। इससे प्लेटफॉर्म को POW के सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं और POS के एनर्जी एफिशिएंसी भी। कॉन्फ्लक्स एक सस्टेनेबल सिक्योर नेटवर्क के रूप में उभर कर सामने आता है। नंबर 3, जीरो कंजेशन एंड लो फी। कॉन्फ्लक्स में ट्रांजैक्शंस पैरेलली प्रोसेस होते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का नेटवर्क कंजेशन देखने को नहीं मिलता, और ट्रांजैक्शन फी भी बाकी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में काफी कम होती है। अगर हम यूज केस की बात करें, कॉन्फ्लक्स के सिक्योरिटी फीचर्स और इसकी बेटर स्केलेबिलिटी को और भी ज्यादा यूजफुल बना देती है। कॉन्फ्लक्स नेटवर्क हमें हाई थ्रूपुट देता है, वो भी लो फी पर, इसलिए यहाँ डेवलपर्स को डिफाई एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो मिल जाता है, वो भी फास्ट और अफोर्डेबल प्राइस पर। दोस्तों, कॉन्फ्लक्स के एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस प्लेटफॉर्म पर लार्ज स्केल पर नॉन फंजिबल टोकन्स की मिंटिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है। आजकल ब्लॉकचेन पर गेम्स भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें आप गेम खेलकर पैसे भी कमा सकते हैं। इस कैटेगरी को प्ले टू 1 यानी P2E कहा जाता है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कॉन्फ्लक्स की लो लेटेंसी और स्केलेबिलिटी की वजह से यहाँ गेमर्स को सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों, कॉन्फ्लक्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी गजब है। ये अपनी सप्लाई चेन की हेल्प से गुड्स और मटेरियल की ट्रैकिंग सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कर पाता है। अगर हम बात करें कॉन्फ्लक्स के इकोसिस्टम की, यूज केसेस की, तो इस प्लेटफॉर्म पर पार्टनर्स और प्रोजेक्ट की बढ़ती लिस्ट के साथ ये प्लेटफॉर्म लगातार तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। शंघाई म्युनिसिपल गवर्नमेंट एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए किया जाता है। चाइना टेलीकॉम कॉन्फ्लक्स का इस्तेमाल आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए करता है। और दोस्तों, हर प्लेटफॉर्म की तरह कॉन्फ्लक्स का भी अपना नेटिव टोकन है, और इसके नेटिव टोकन का नाम है कॉन्फ्लक्स नेटवर्क टोकन, जिसे शॉर्ट टर्म में CFX कहते हैं। प्लेटफॉर्म पर इसकी काफी यूटिलिटीज है, जैसे इन्हें कि ट्रांजैक्शन फी के तौर पर यूज किया जा सकता है, या फिर नेटवर्क गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप CFX टोकन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप टोकन्स को स्टेक करके रिवार्ड्स तो अर्न कर ही सकते हो। हालांकि इस टोकन का प्राइस भी काफी वोलेटाइल है। आफ्टर ऑल पूरा क्रिप्टो मार्केट ही
वोलेटाइल है, जैसे आप सभी को पता है इस टाइम पर तो मार्केट की बैंड बजी पड़ी है। अगर हम बात करें रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस की, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है। इसका रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इस प्रोजेक्ट को चाइनीज गवर्नमेंट और वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से चाइना के ब्लॉकचेन लैंडस्केप में फ्रंट रनर के रूप में उभर के सामने आता है। इनफैक्ट फ्यूचर में कॉम्प्लायंस की वजह से कॉर्नफ्लेक्स को अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कावा नेटवर्क की। ब्लॉकचेन्स की दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन जो है वो मौजूद है। किसी ब्लॉकचेन में कुछ अच्छा है, किसी दूसरे में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे एथेरियम और कॉस्मोस को ही ले लीजिएगा। एक तरफ एथेरियम में फैमिलियर डेवलपमेंट टूल्स है और उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिफाई के लिए फंक्शनैलिटीज भी अच्छी है और लोगों को एथेरियम ट्रस्टवर्थी भी लगता है। बट इसमें अगर स्केलेबिलिटी नहीं है, कभी कभी स्लो स्पीड एंड हाई ट्रांजैक्शन फीस जो है यूजर्स का दिमाग खराब कर देती है और मैंने खुद $150 की ट्रांजैक्शन फीस दी है। वहीं दूसरी तरफ कॉस्मोस में हमें हाई स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी तो मिल जाती है, लेकिन फैमिलियर टूल्स और डिफाई फंक्शंस उतने कन्वीनियंट नहीं होते। ऐसे में लगता है ना, काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम इन दोनों ही ब्लॉकचेन्स के बेनिफिट्स ले पाते हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है Kava.io के पास। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दो पावरफुल ब्लॉकचेन्स वर्ल्ड कॉस्मोस और एथेरियम को कंबाइन कर देता है और दोनों के एडवांटेजेस का हम फायदा ले पाते हैं। कावा कैसे काम करता है, चलिए डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हमारा जो ओल्ड यूट्यूब चैनल था इसके ऊपर 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया गया, तो अभी आप लोगों ने नया स्टार्ट किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कावा के आर्किटेक्चर की। दोस्तों कावा एक यूनिक को चैन आर्किटेक्चर के आधार पर काम करता है। इसी की हेल्प से दो ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट कर पाती है। दोनों ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने के लिए कॉस्मोस इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन यानी कि IBC प्रोटोकॉल का यूज होता है। इसमें दो क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कावा USD जिसे हम कावा USDX भी कहते हैं और दूसरा हार्ड फोर्क एथेरियम। कावा USDX का यूज कावा इकोसिस्टम में बोरोविंग, लेंडिंग और कोलेटरलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज के लिए होता है। बेसिकली इसमें USD पैक स्टेबल कॉइंस यूज होते हैं जिनकी वैल्यू एल्गोरिथम की हेल्प से मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जबकि हार्ड फोर्क एथेरियम कावा इकोसिस्टम में काम करने वाली एक साइड चेन है जो कि मेन नेट में मॉडिफिकेशंस के साथ काम करती है। जैसे कि इसमें स्पीड ज्यादा और फी कम होती है, प्लस इसमें EVM कंपैटिबिलिटी भी बेटर होती है। EVM कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एथेरियम वर्चुअल मशीन्स के साथ कंपैटिबिलिटी। अब वैसे तो इन दोनों ही फंक्शंस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स जब मिलकर काम करते हैं तो हमें इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। जैसे कि कंबाइनिंग स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। जहां एक तरफ कावा USD हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो दूसरी तरफ हार्ड फोर्क एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफाई के लिए फैमिलियर टूल्स, फंक्शनैलिटीज, स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। जबकि कॉस्मोस चैन हमें हाई स्केलेबिलिटी अलो करती है, प्लस इसमें हमें इंटरऑपरेबिलिटी भी मिलती है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितनी जल्दी बाकी ब्लॉकचेन या प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो पा रहे हैं या फिर कनेक्ट हो भी पा रहे हैं या नहीं। कॉस्मोस की हेल्प से हमें स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी मिलती है और हार्ड फोर्क एथेरियम ये इंश्योर करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर एथेरियम जैसी फंक्शनैलिटीज मिले। अब भाई मैं इतनी देर से फंक्शनैलिटीज चिल्ला रहा हूं, तो जरा ये भी समझ लेते हैं कि कावा हमें क्या फंक्शनैलिटीज अलो करता है। नंबर 1 स्टेबल कॉइन। ये स्टेबल कॉइन क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल USDX जो क्रिप्टो एसेट्स की बोरोविंग और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2 लीवरेज ट्रेडिंग। ये यूजर्स को कोलैटरल डिपॉजिट्स की फैसिलिटी देकर एसेट्स बोरोविंग को ज्यादा लीवरेज्ड बना देता है। नंबर 3 डिफाई। डिफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं डिफाई के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। पहले हमने बनाई थी लेकिन वो चैनल ही हमारा डिलीट हो गया। दोस्तों कावा एक बेहतर और ग्रोविंग डिफाई इकोसिस्टम को फोस्टर करता है। यहाँ यूजर्स को लेंडिंग, बोरोविंग, यील्ड फार्मिंग जैसी तमाम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। नंबर 4 डेवलपर इंसेंटिव्स। कावा अपने प्लेटफॉर्म पर डेवलपर्स को भी काफी इंसेंटिव वगैरह देता रहता है। इसके लिए कावा की तरफ से कावा राइस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें बिल्डर्स को प्लेटफॉर्म पर इनोवेटिव चीजें क्रिएट करने के लिए $750 मिलियन का फंड जो है वो राइज किया गया था। ऐसा नहीं है कि कावा इस मैदान में अकेला खिलाड़ी है। कावा एक कॉम्पिटिटिव ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। इसके सामने टेरा और ओस्मोसिस जैसे इकोसिस्टम्स हैं जो कॉस्मोस में डिफाई इकोसिस्टम को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इथेरियम इंटीग्रेशन और डेवलपर फोकस की वजह से कावा इन प्लेटफॉर्म्स की तुलना में स्टैंड आउट कर पाता है। इसके सामने मेकर डाओ और आवे पोज जैसे प्लेटफॉर्म्स भी चुनौती बनकर खड़े हैं, लेकिन यहां भी कावा अपनी फास्ट स्पीड और इंटरऑपरेबिलिटी एडवांटेजेस की वजह से खुद को अलग कर पाता है। और शायद यही वजह है कि अब तक कावा को स्टेडी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, टोटल वैल्यू के टर्म में भी और यूजर बेस की ग्रोथ टर्म्स में भी। लेकिन अभी भी इसके सामने मार्केट वोलेटिलिटी और हाई कंपटीशन जैसे चैलेंजेस जो है वो हैं। अब देखते हैं इनसे कैसे बाहर निकल पाता है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कावा के अंदर और भी डेवलपमेंट्स देखने को मिले।
मिले, जैसे कि शायद इसमें कॉस्मोस और इथेरियम के अलावा और ब्लॉकचेन्स भी जो है वो इंटीग्रेट कर दी जाए, जिस तरीके से इनकी टीम काम कर रही है। समय के साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर टूल्स में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्लस आगे चलकर इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ सकता है, जो कि अगेन एक बेटर स्टेप होगा। भले ही कावा के सामने चैलेंजेस है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर यूनिक है, इसका ग्रोइंग यूजर बेसिस और डेवलपर फोकस पोजीशन इसको ब्लॉकचेन लैंडस्केप में एक प्रोमिसिंग प्लेयर के रूप में उभारते हैं। अगर कावा इसी तरीके से ब्लॉकचेन के बीच ब्रिजेस बिल्ड करता रहा तो इसका इंपैक्ट कावा ही नहीं बल्कि ब्लॉकचेन वर्ल्ड पर भी गहरा होगा। कावा और उसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी बताना कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कावा होल्ड है या आप बाय करने का प्लान कर रहे हो। दोस्तों हम बात करते हैं हाईली रिक्वेस्टेड कॉइन मेंता नेटवर्क की। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं भाई, टाइम और डेटा। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स में दोनों ही सेफ नहीं होते, ट्रांजैक्शंस में टाइम ज्यादा लगता है और आपका पूरा डेटा पब्लिक होता है, बट इसका सॉल्यूशन है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन। मेंता नेटवर्क के बारे में आपको बताने वाले हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को एम्ब्रेस करते हुए ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी, प्राइवेसी और डेवलपर फ्रेंडलीनेस जैसे इश्यूज को भी इंप्रूव करती है। बट इससे पहले कि मेंता नेटवर्क के बारे में हम डिटेल्स में समझो, उससे पहले मॉड्यूलर ब्लॉकचेन क्या होती है वो समझाते हैं। और रिसेंटली इनकी टीम ने अपने खुद के टोकन सोल्ड करके काफी अच्छा प्राइस इसका क्रैश कर दिया था। अब आगे क्या होगा वही बताऊंगा। दोस्तों मॉड्यूलर ब्लॉकचेन इथेरियम जैसी ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स मोनोलिथिक डिजाइन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। इसमें ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग से लेकर कंसेंसस एंड डेटा स्टोरेज सब कुछ इंटरव्यू किया जाता है। अब ये अप्रोच सिक्योर तो है, लेकिन इसमें स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी में बोटलनेक क्रिएट होना काफी आम बात है। बट डोंट वरी, क्योंकि आपके पास मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स के रूप में मेंटोस जिंदगी का भी ऑप्शन मौजूद है। असल में मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स में इन सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग लेयर डिवाइड कर दी जाती हैं और हर एक लेयर को उसके लिए डिजाइन एक स्पेसिफाइड पर्पस को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इसमें स्केलेबिलिटी एनहांस हो जाती है बिकॉज इसके अंदर इंडिविजुअल लेयर्स पर काम होता है, इसलिए नेटवर्क नॉर्मल से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर लेते हैं। प्लस इसमें कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और यूजर्स को काफी प्राइवेसी भी मिलती है। आई होप मॉड्यूलर ब्लॉकचेन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जीके यानी जीरो नॉलेज एप्लीकेशन ऐसा ही एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है। चलिए अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मेंता में दो डिस्ट्रिक्ट लेयर होती है, मेंता अटलांटिक और मेंता पैसिफिक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेंता अटलांटिक। मेंता अटलांटिक में भी दो लेयर्स होती हैं, बेस लेयर और मॉडिफाइड ओपी स्टैक। बेस लेयर सेलेस्टिया रोलअप सर्विस के द्वारा एम्पावर किया जाता है। मेनली मेंता अटलांटिक का काम कंसेंसस मैकेनिज्म और डेटा अवेलेबिलिटी को हैंडल करना होता है। इससे नेटवर्क की सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर होता है। मॉडिफाइड ओपी स्टैक ये लेयर लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इनेबल कर देती है, जिससे एक वाइब्रेंट डेवलपर इकोसिस्टम जो है वो बन जाते हैं। अब आगे आते हैं मेंता पैसिफिक पर। मेंता पैसिफिक में दो लेयर्स होती हैं, जीके प्राइवेसी लेयर और यूनिवर्सल सर्किट्स। जीके प्राइवेसी लेयर जीके स्नार्क्स को लीवरेज करता है, जिससे ट्रांजैक्शनल डेटा का सिलेक्टिव डिस्क्लोजर होता है। यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्राइवेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इससे प्राइवेसी बनी रहती है, नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी भी। मेंता पैसिफिक डेवलपर्स को एम्पावर करते हैं कि वो जीके कैपेबिलिटीज को अपने सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इजीली इंटीग्रेट कर सके, जिससे डेवलपर्स इनोवेटिव प्राइवेसी प्रिजर्विंग डेप्स क्रिएट कर पाते हैं। मेंता नेटवर्क क्या क्या लीवरेज देता है, बट बिफोर इन्वेस्टिंग ये जानना भी जरूरी है कि मेंता के प्रोस और कॉन्स क्या क्या है। अगर मेंता के प्रोस की बात करें, क्योंकि मेंता एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन डिजाइन है और ये सेलेस्टिया की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के साथ कपल्ड होता है, इसलिए इसमें ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स की तुलना में ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। दूसरा, इसके जैसी प्राइवेसी आपको शायद ही किसी और ब्लॉकचेन पर देखने को मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें यूजर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो सिलेक्टिवली अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इसलिए इसमें प्राइवेसी एकदम टॉप नॉच होती है। इसके प्राइवेसी फीचर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को फैसिलिटेट कर सके बिना कोड फंक्शनलिटीज में कंप्रोमाइज किए। अब थोड़ा सा हम इसके कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। दोस्तों इसका सबसे पहला कॉन तो यही है कि इसको यूज करना टेक्निकली काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिन डेवलपर्स को जीके प्रूफ और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन की इंट्रिकेसीज का नॉलेज नहीं है, उनके लिए इसे यूज करना काफी मुश्किल जो है वो हो सकता है। दूसरा, ये जहां एक तरफ इथेरियम वगैरह थोड़ी पुरानी ब्लॉकचेन्स है तो उन पर लोगों को ऑलरेडी काफी भरोसा है। मेंता एक न्यू नेटवर्क है, तो ये रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में कितना खरा उतरेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मेंता के काफी एडवांटेजेस तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज किया जा सकता है, इसके लिए इसके जो यूजेस हैं वो काफी लिमिटेड हैं। जबकि मार्केट में ऐसी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल है जिनके यूज केस काफी
जनरलाइज्ड है। इसके अलावा इसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अभी भी इवॉल्व हो रहा है, इसलिए चिंताएं जो है इसके अडॉप्शन में जो है अनसर्टेनिटीज बाधा बन सकती हैं। प्रोज और कॉन्स तो हर चीज के हैं, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, चिंताएं कहां नहीं है। बस हमें जरूरत है जिस प्रोजेक्ट पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करने की, और आपको सिर्फ इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज नहीं करना बल्कि लगातार उस प्रोजेक्ट से जुड़ी न्यूज इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि कब आपको अपना पैसा बाहर निकालना है। और इसके लिए सबसे पहले आप ग्लोबल राशिद को एक्स के ऊपर भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो ये था ओवरऑल इन तीनों कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डेस्क के ऊपर, और वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूं कि इनके जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी इनके अंदर कहां पर है, जो इनके रेसिस्टेंस है, टारगेट वो कहां पर होने वाले हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा चार्ट है CFX का, देन है हमारा कावा, और उसके बाद हम करेंगे डिस्कशन मेंथा नेटवर्क को लेकर। उसके साथ ही अगर आपने हमें एक्स के ऊपर फॉलो नहीं किया हुआ है तो ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है ग्लोबल राशिद, जिसमें 007 है और 19,000 समथिंग जो है यहाँ पर फॉलोवर्स है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 00 की बजाय 007 भी हो सकता है, स्कैमर्स करते हैं भाई, लेकिन ये एक्चुअल फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे वहां पर हो सकता है कि 100-200 हो, 500 हो, 50 हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, इसको ही आपने फॉलो करना है। चाहे आप एक्स के ऊपर सर्च कर लो ग्लोबल राशिद 007, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको हमारे सोशल मीडिया के ऑफिशियल लिंक मिल जाएंगे। और हमारी जो प्रोफाइल है वहां पर लिंक ट्री भी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया जो ऑफिशियल ही है। CFX का अगर आप देखें, रिसेंट जो हमने लास्ट टाइम बाइंग दी थी इसकी, वो यहाँ के आसपास थी 15 सेंट के आसपास। उसके बाद प्राइस गया था इसका 54 और 50 का हमारा मेन टारगेट था। तो एक अच्छी एग्जिट यहाँ पर आप लोगों की हो गई होगी अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। देन उसके बाद जो क्रैश हुआ, और बड़े वाला क्रैश जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, और अगर आप देखोगे तो प्राइस 0.06 के आसपास जो है वो आ गया था। दूसरी चीज यहाँ पर समझने की है, ये पहले एक रेसिस्टेंस था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर ये वाला, ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस था। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी कि इसका जो प्राइस था 2022 में 0.02 सेंट का था, और 2 सेंट से अगर आप देखोगे तो ये कितना गया, सबसे पहले मैं ये चीज आपको दिखा देता हूँ, लगभग ये गया था 48 सेंट तक। तो उस टाइम पर 2200% कितना लो बनाया, उसके बाद इसने 0.10 सेंट का, 10 सेंट से कितना गया 55 सेंट। अब 55 सेंट से कितना आ चुका है 0.06 सेंट। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 0.06, 0.065, 0.7, 0.75, इस रेंज के अंदर आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और ये जो रेसिस्टेंस था शिफ्टेड इनटू सपोर्ट, यानी कि अब ये सपोर्ट बना चुके हैं, तो आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हो। इस रेंज के अंदर 0.07 के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहला टारगेट आप यहां पर इसका सेट कर लो, और पहले टारगेट तक अगर आप देखोगे 0.7 के आसपास आपकी बाइंग हो जाती है, तो लगभग 300% के आसपास है आपका टेक प्रॉफिट। 25-27 की रेंज में आप पहला टारगेट सेट कर सकते। सेकंड टारगेट, जो बड़ा टारगेट आप देख सकते हो, वो ले सकते हो इस रेंज के अंदर 40 सेंट के आसपास, और यहां तक आता है तो 450% से ऊपर। मेन टारगेट आप यही 55 सेंट के आसपास यहां तक जाता है तो आपका 7 टाइम्स से ऊपर, मतलब 650% आप कंसिडर कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि $1 चला जाए, लेकिन क्रिप्टो है भाई, सब कुछ पॉसिबल है। तो बड़ा टारगेट आप यहां तक भी, अगर बुल रैली आ जाती है बड़े वाली, तो 80-85 सेंट के आसपास देख सकते हो। 1100%। ये है हमारा CFX। कावा नेटवर्क की बात करें तो इसका जो लो था वो लो था 24 सेंट का 2020 में। ये 5 साल से ज्यादा पुराना कॉइन है, और इसका जो ऑल टाइम हाई था, वो ऑल टाइम हाई था इसका 9.21 का। इस बार जो करेक्शन आई, और इस करेक्शन में जो इसने ऑल टाइम लो बनाया अक्टूबर में, जो इसने बनाया था सितंबर में, अक्टूबर में इसने यहाँ पर लो बनाया था। पहले 2 वीक का चार्ट था, मैंने वीकली ले लिए है, वो था 0.005, लेकिन वो एक क्रैश था जो उस टाइम पर आया था। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि हमें फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, और फॉलिंग वेज पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। तो मैं जो इसका कंसिडर कर रहा हूं, जो इसका लो है वो है 0.04 से लेकर 0.06 की रेंज में, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप कह सकते हो। बट हाईली चांसेस है कि ये यहीं से जो है बाउंस हो जाए जहां पर प्राइस अभी है, मतलब इससे नीचे ना आए। बट अगर बिटकॉइन क्रैश होता है देन आप इसको वहां तक कंसिडर कर सकते हो। तो ये है हमारा कावा का। अगर आपके पास होल्ड है तो पेशेंस रखिएगा। मेन टारगेट अभी जो इसका है, जहां से रैली दिखेगी, वो है 50 सेंट भाई, लेकिन अभी कितना चला हुआ है 8 सेंट। एक्चुअल जो रैली आप कंसिडर कर सकते हो इसके अंदर, वो इस लेवल के ऊपर, यानी कि 25 सेंट। तो अगर आपकी एंट्री 0.075 या 0.08 इस रेंज के अंदर आपकी हो रही है, तो पहले टारगेट तक ही आपका 230%। और मेन जो की लेवल है, जहां से बुल रैली
एक्चुअली स्टार्ट होगी इसके अंदर वहां तक है 550% यानी कि 50 सेंट तक। 50 सेंट जब इसका ब्रेकआउट होगा देन आप इसके अंदर एक अच्छी रैली देख सकते हो और बड़ा टारगेट आप 1.4 तक देख सकते हो, जो कि लगभग 1700% के आसपास बैठता है। मैं नहीं कहता ज्यादा चला जाए, बट अगर ये $5-5.5 चला जाता है देन आप इसके अंदर से 75 टाइम ले सकते हो, मतलब 7400% अगर ये चला जाता है इतना 5.5 के आसपास। क्रिप्टो है भाई, कुछ भी पॉसिबल है, बट कावा नेटवर्क फंडामेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टेक्निकली जो पॉसिबिलिटीज है वो बता दी है, रेस्ट इज योर चॉइस। नेक्स्ट है हमारा मेंता। मेंता अगर आप देखोगे जब लिस्टेड हुआ था 0.05 पर ओपन हुआ था और ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 4.08। ये बाइनेंस का चार्ट है। मैं यहाँ पर कोई और चार्ट भी देख लेता हूँ, हो सकता है पुराना चार्ट हमें कुछ और कहता हो मेंता का। इसमें तो जब लिस्टेड हुआ था उसके बाद क्या है, यहाँ पर तो MXC की बजाय हम देख लेते हैं कोइनेक्स का, इस पर पुराना डेटा मिल जाता है। यहाँ पर भी ऊपर से ही उठाया हुआ इसने, तो बाइनेंस का चार्ट आई थिंक गुड है हमारे लिए, तो हम बाइनेंस वाला चार्ट ले लेते हैं। अब अगर आप देखोगे इनकी टीम ने अच्छी खासी सेलिंग की, ठीक है, पहले प्राइस को पंप करके $4 से ऊपर ले गए और अब 99% से ज्यादा डाउन है ये देखो आप 99%। मतलब अगर आपने टॉप पर 1 लाख रुपए लगाया था तो भी उसकी वैल्यू 1000 रुपए है। अगर आप 1000 रुपए लगा देते हो और ये टॉप तक चला जाता है तो भाई दोबारा 1 लाख भी बन सकते हैं। एनीवे अगर हम यहाँ पर देखें मंथली चार्ट आप देख लो, 2 वीक का चार्ट, वीकली चार्ट, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट जो है बना रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर श्योर नहीं हूँ बिकॉज इनकी टीम हो सकता है अभी और भी सेल ना कर दे, इनकी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है भाई। ये मतलब मेरी इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट है मेरी खुद की पर्सनल, ना मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज इनकी टीम ने जो ट्रस्ट होता है ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी और खुद सेल की है। लेकिन बहुत बहुत कमेंट्स मुझे आए आप लोगों के कि सर मेंता के ऊपर वीडियो बनाओ, मेंता के ऊपर वीडियो बनाओ। कुछ लोगों ने कहा कि मैं 2 महीने से कह रहा हूं, मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूं, मैं 1 वीक से कह रहा हूं, अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम कमेंट नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इस कॉइन को कवर कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखें, मैं 3 डेज का चार्ट ले लेता हूं। सबसे पहली चीज, ये सपोर्ट लाइन को तो प्राइस इस सपोर्ट लाइन को होल्ड किए हुए है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर अब रेसिस्टेंस लाइन भी लगा दें जैसे कि लगा दी है मैंने, तो ये हमारा जो चार्ट है यहाँ पर वो बन जाता है फॉलिंग वेज पैटर्न। टेक्निकली अगर हम देखें, टेक्निकली चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 15 सेंट का, मतलब 15 सेंट को जब ये ब्रेक करेगा तब इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक अच्छी खासा मूव जो है देखने को मिलेगा। 15-16 इस रेंज के ऊपर ब्रेक करके होल्ड करेगा 15 सेंट को, देन आप इसका पहला टारगेट कंसीडर कर सकते हो यहां पर 30-35 सेंट के आसपास। देन उसके बाद का जो बड़ा टारगेट है वो आप कंसीडर कर सकते हो ये वाला लेवल, जो कि इसका आएगा यहां पर हमारा 50-55 सेंट के आसपास। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसको मैक्स टू मैक्स, अगर इसके अंदर कोई बड़ी रैली आती है देन आप इसको 1.3 से लेकर 1.5 के रेंज में भी देख सकते हो, जो इसकी पॉसिबिलिटीज है कि यहां तक प्राइस इसका जा सकता है। तो ये 3 टारगेट हैं जो मुझे लगता है कि बड़े हैं और जा सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इनकी मार्केट ने टोकन सेल किए हैं, अब दोबारा ये चाहेंगे कि लोगों का ट्रस्ट इनके ऊपर हो, बिकॉज ये फिजिकली जो है टोकन 2049 में भी जा रहे हैं। जितना ज्यादा पॉसिबल हो रहा है कि ये ग्राउंड पर आकर चीजें क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि दुबई के साथ भी इनकी पार्टनरशिप थी और दुबई में भी काफी अच्छा जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट फंडिंग जो है वहां से उठाई हुई है। तो इन्वेस्टर्स भी जवाब मांग रहे हैं, भाई हो सकता है इन्वेस्टर्स ने भी सेल किया हो टीम के साथ साथ में, उनका इन्होंने प्रॉफिट बनाया हो, तो दोबारा ट्रस्ट गेन करने के लिए अब हो सकता है कि यहां पर इस सिनेरियो के अंदर आकर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्राइस को पंप करें। बट मेरा जो मोड एक्टिव होगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जब ये 15-16 सेंट को ब्रेक करके होल्ड करेगा देन मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेड दूंगा विद स्टॉप लॉस के साथ। उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पर कोशिश करूंगा अपडेट करने की, जो हमारा फ्री वाला चैनल है ग्लोबल राशिद फैमिली। बट मेनली जो हम चीजें शेयर करते हैं 1% क्रिप्टो क्लब के अंदर करते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भी टीम ग्लोबल राशिद टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो आपका, कुछ भी जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा।